नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। योगी आदित्यनाथ का एक बयान वायरल हो रहा है, बहुत जगहों पर आपने भी देखा होगा, जिसमें आदित्यनाथ कह रहे हैं कि गजा के मुद्दे पर तो आप कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपका मुंह बंद हो जाता है। मरने वाला हिंदू है इसलिए आप नहीं बोलेंगे, बल्कि आप लोगों को निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए था। अब देखिए, शायद इधर लगातार वो हमला कर रहे हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर, क्योंकि बांग्लादेश में जो दीपू सरकार मारा गया है, जिसकी लिंचिंग हुई है, जिसको जलाया गया है, उस पर अगर कोई वाकई खामोश है तो वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी खामोश हैं। उसके अलावा तो सब बोल रहे हैं। हमने तो बाकायदा वीडियो बनाया था, हम तो वीडियो ही बना सकते हैं। प्रियंका गांधी ने यह मुद्दा सदन के अंदर उठाया था, लोकसभा के अंदर यह मुद्दा उठाया था, सरकार से सवाल पूछा था कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो विपक्ष की बड़ी नेता ने सवाल उठाया, हमारे जैसे मीडिया के लोगों ने सवाल उठाया, आम जनता सवाल उठा रही है। सवाल लेकिन यहां उठता है कि नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं, अमित शाह खामोश क्यों हैं। कंबोडिया में विष्णु की एक मूर्ति तोड़ी गई थी और तुरंत भारत सरकार का बयान आ गया था, लेकिन बांग्लादेश में एक हिंदू की हत्या हो गई है, बयान नहीं आया, आज तक नहीं आया। और किस मुंह से बयान देंगे? अगर बांग्लादेश से सवाल पूछेंगे तो बांग्लादेश पलट के पूछेगा कि आपके यहां जो मुसलमानों के साथ हो रहा है उस पर कुछ बोलिए। अगर कहीं और किसी मंच पे बोलेंगे तो पलट के पूछा जाएगा कि आपके यहां तो क्रिसमस के दिन तमाशा होता है, क्रिसमस के एक दिन पहले तमाशा होता है, चर्च के अंदर नौटंकी होती है, मूर्तियों को तोड़ा फोड़ा जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है। आप किस मुंह से सवाल पूछ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ किस मुंह से सवाल पूछ रहे हैं? यह तो आश्चर्यजनक है। अखलाक हत्याकांड आपको याद है, अखलाक को जब पीट पीट के मार डाला गया था, उसकी लिंचिंग की गई थी। उसका आरोप जिन लोगों के ऊपर है, उसके जो हत्यारे हैं, उनके खिलाफ जो मुकदमा चल रहा है, उस मुकदमे को बंद कराने के लिए तो आदित्यनाथ की सरकार कोर्ट में पहुंच गई थी। भला हो जज साहब का, क्यों उन्होंने सरकार की बात नहीं सुनी और कहा इस मामले को प्रायोरिटी पर चलाया जाए, इसकी जल्दी सुनवाई की जाए और जो अपराधी हैं उनको सजा दी जाए। अगर जज साहब इनकी बात मान गए होते तो ये तो एक हत्यारे को बचाने के लिए गए थे, एक नहीं कई हत्यारों को बचाने गए थे। तो जो योगी आदित्यनाथ अपने प्रदेश में एक मुसलमान के लिंच होने के बाद उसको बचाने के लिए पहुंच जाते हैं कोर्ट के अंदर, वो किस मुंह से बांग्लादेश की बात कर रहे हैं? और अखलाक कोई इकलौता मामला थोड़े है। अभी आपको बताऊं, यूपी के फतेहपुर का मामला है, जहां 200 साल पुरानी ये जो मजार है वो वली शाह बाबा की मजार थी, जिस मजार को तोड़ दिया गया। ये यूपी के अंदर की घटना है। तोड़ने वाला जो है वो अपना नाम बताता है नरेंद्र हिंदू, उसने अपना नाम नरेंद्र हिंदू रखा हुआ है। तो किस विचारधारा का है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उसके साथ 5 लोगों को नामजद किया गया है और 4 लोगों को अज्ञात बताया गया है। एफआईआर में यह आरोप लगी है कि वली शाह बाबा का मंदिर या फिर मजार, जो भी आप कहना चाहें, उसको तोड़ा गया, सांप्रदायिक भाषण दिए गए, सामाजिक सद्भाव को भंग किया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई। और फतेहपुर में हाल के महीनों में यह दूसरी घटना है। इसके पहले फतेहपुर के ही अबू नगर में एक दरगाह में तोड़फोड़ की गई थी, जिसके चलते भाजपा नेताओं और हिंदू राष्ट्रवादी कुछ लोग थे जिनके खिलाफ एफआईआर की गई है। तो आपके अपने प्रदेश में मजार तोड़ी जाती है, कुछ महीनों के अंदर 2 मजारें एक के बाद एक फतेहपुर में तोड़ी जाती हैं और आदित्यनाथ को चिंता है बांग्लादेश की। किस मुंह से आप बांग्लादेश का नाम लेंगे? क्या क्या नहीं चल रहा है देश के अंदर। मैं दिल्ली की एक घटना आपको बताता हूं कि दिल्ली की एक अदालत में 2 लोगों को बरी किया गया है। एक का नाम है अब्दुल सुभान कुरैशी और दूसरे का नाम है आरिस खान। इन दोनों के ऊपर आरोप यह था कि 2006 में जो मुंबई में ट्रेन विस्फोट हुआ था और 2008 में जो गुजरात में विस्फोट हुआ था, उसके पीछे इन दोनों का हाथ है। कहा गया था कि इंडियन मुजाहिदीन का एक ऑपरेटिव है अब्दुल सुभान कुरैशी, और आरिस खान को कहा गया था कि आईएम यानी इंडियन मुजाहिदीन और सिमी को फिर से जिंदा करने की साजिश ये कर रहा था। मामला लंबे समय तक चला। कोर्ट ने कहा कि यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कोई
ऐसी सामग्री नहीं है जिसको कोर्ट स्वीकार कर सके कि ये जो लोग हैं वो किसी प्रतिबंधित संगठन के मेंबर थे या फिर भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा थे। बहुत सीधी सी बात है कि इन दोनों लोगों को सिर्फ फंसाया गया था, झूठे मामले में फंसाया गया था। ये न्यायाधीश अमित बंसल साहब 20 तारीख को जो आदेश देते हैं, 20 दिसंबर को जो आदेश देते हैं, उसमें कहते हैं कि दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा हो सके ऐसा भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिससे पता चले कि ये सिमी और आईएम को फिर से जिंदा कर रहे थे या उन संगठनों के कोई मेंबर थे, और कहा कि इन दोनों को किसी दूसरे मामले में भी हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है, दोनों को तुरंत बाहर किया जाए। यह घटना मैंने दिल्ली की एक बताई। दिल्ली की एक और घटना सुनिए। दिल्ली में जो दंगे का मामला चल रहा है जिसमें शर्जील इमाम और बाकी लोग गिरफ्तार हैं, उसी मामले में 2020 का जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का दंगे का मामला है, 5 लोगों को रिहा कर दिया। खबर यह नहीं है कि अब्दुल सत्तार, आरिफ, मोहम्मद खालिद, हुनैन और तनवीर अली उर्फ गली यानी 5 मुसलमानों को रिहा कर दिया गया। खबर यह है कि अदालत ने इस बात को स्वीकार किया कि पुलिस की जांच में दुनिया भर की गड़बड़ियां थीं और मामले को सुलझाने का दावा किया गया, लेकिन आरोपियों को झूठा फंसाया गया। कड़कड़डुमा कोर्ट में यह मामला चल रहा था। यहां पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश थे प्रवीण सिंह जी। उन्होंने 11 दिसंबर को एक आदेश दिया। उन्होंने कहा कि मैं पाता हूं कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा है और सभी आरोपी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं। इसीलिए आरोपियों को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है। 2020 में दंगा होता है, उठाकर गिरफ्तार किया जाता है जाने कितने मुसलमानों को। उनमें से ये 5 लोग थे जिनका मैंने नाम लिया, अब्दुल सत्तार, आरिफ, मोहम्मद खालिद, हुनैन, तनवीर उर्फ गली। इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और कोर्ट ये पाती है कि इनके खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है। पुलिस कोई ऐसा सबूत नहीं दे पाई जिससे यह पता चले कि ये लोग अपराधी थे या दंगों में हिस्सा ले रहे थे। इनमें से एक खालिद हुसैन ने दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए बताया कि पुलिस वाले कहते थे कि अपने गुनाह कबूल कर लो, वरना ऐसा केस लगाएंगे कि कभी बरी नहीं हो पाओगे। उसने बताया कि थाने में उनकी जबरदस्त पिटाई हुई, 3 महीने जेल में रहा। जमानत होने के बाद भी पुलिस ने बहुत परेशान किया। कभी भी थाने में बुला लेते थे जहां पता चलता कि मेरे ऊपर एक नया केस लगा दिया है। जिस देश में 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल मुसलमानों को जेल में रखने के बाद कोर्ट फैसला देती है कि वो बेगुनाह थे, जिस देश में दिल्ली दंगे होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों की संपत्तियों और मसाजिद को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा गिरफ्तारी भी मुसलमानों की होती है, जहां कोई भी गुंडा उठता है और मजार तोड़ देता है, मस्जिद पर हमला कर देता है, जहां चर्च के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा गाया जाता है, जहां अजान के जवाब में हनुमान चालीसा शुरू कर दिया जाता है, वहां बांग्लादेश की आवाज किस हक से उठाएंगे, किस मुंह से बांग्लादेश की बात करेंगे। मैं बार बार यह बात कहता हूं कि हमें हक है बांग्लादेश पे बोलने का। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कोई जगह हो, अगर वहां के किसी अल्पसंख्यक को, हिंदू को, मुसलमान को, किसी को मारा जाता है जो वहां अल्पसंख्यक है, तो हमारा हक है बोलने का। क्योंकि हम गजा में जब अन्याय होता है तो भी बोलते हैं, जब हिंदुस्तान के अंदर किसी अल्पसंख्यक पर कोई इस तरह की हरकत होती है तो भी हम बोलते हैं। इसलिए हमें हक है कि बांग्लादेश में एक हिंदू को मारा गया तो हम बांग्लादेश सरकार से और बांग्लादेश के जो हमारे दर्शक हैं उनसे भी कहें कि भाई, आपके देश में एक अल्पसंख्यक को क्यों मारा जा रहा है? क्यों नहीं आप उस अल्पसंख्यक के लिए आवाज उठाते हैं? क्यों नहीं आप अपने देश के जो माइनॉरिटी हैं, जो आपके देश में हिंदू माइनॉरिटी हैं, उनके जानो माल की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं? किस हक से आप अपने देश के माइनॉरिटीज के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं? हम पूछ सकते हैं, हमें हक है। प्रियंका गांधी को हक है क्योंकि वो गजा पे भी सवाल उठाती हैं और हिंदुस्तान में भी ऐसी घटना होती है तो सवाल उठाती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह या योगी जी को यह हक नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में जब ऐसी घटना होती है तो वो अपने होंठ सिल कर बैठते हैं। और योगी जी तो वहां तक चले गए कि जिन लोगों ने लिंच किया था उनको कोर्ट में बचाने की कोशिश की गई।
ज्यादा पुरानी बात नहीं है, बिहार में अतहर था, 50 साल का अतहर जो घूम घूम के कपड़े बेचता था, उसको पीट पीट के मार डाला गया। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने, किसी मंत्री संतरी ने इस पर सवाल उठाया? कलकत्ता में धीरेन्द्र शास्त्री का प्रोग्राम होता है, वहां कुछ मुस्लिम सामान बेच रहे होते हैं, खाने पीने की चीजें बेच रहे होते हैं, चिकन पेटीज बेच रहे होते हैं, उनको मारा जाता है। जो मारने पीटने वाले लोग हैं वो गिरफ्तार होते हैं और जब जमानत पर रिहा होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता जो पश्चिम बंगाल में है वो उनको माला पहनाता है। आप किस मुंह से बांग्लादेश पर सवाल पूछेंगे? जब अपने देश की माइनॉरिटी की रक्षा नहीं कर पाएंगे, अपने देश में मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो किसी दूसरे देश से सवाल पूछने का कौन सा हक है आपको? और मुसलमानों की बात छोड़िए, यहां तो पागलपन की हद लगी हुई है। केरल की घटना है, एक दलित मजदूर था जो वहां काम करता था, छत्तीसगढ़ का रहने वाला था, राम नारायण बघेल उसका नाम था, जो केरल के पलक्कड़ में कुछ काम करता था। उसको घेर के 5 लोगों ने पीट पीट के मार डाला। 5 से ज्यादा लोग थे, 5 तो गिरफ्तार हुए हैं, और जो गिरफ्तार हुए उनमें से 4 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो आपकी पार्टी के लोग कहीं मुसलमानों को घेर के मार देते हैं, कहीं दलितों को घेर के मार देते हैं। किस मुंह से बांग्लादेश से सवाल पूछेंगे? बांग्लादेश में जो हुआ उससे बुरा कुछ हो नहीं सकता है। बांग्लादेश के लोगों को भी इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि आप अपने माइनॉरिटीज की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। एक माइनॉरिटी को जलाकर मार दिया आपने, यह हैवानियत है। लेकिन यह सवाल पूछने का हक सिर्फ उसको है जो अपने मुल्क में हो रही हैवानियत पर आवाज उठाए। यह बात मैं 100 बार कहूंगा, यह बात मैं बार बार कहूंगा। दिल्ली दंगों की अगर बात करें, मुझे जरूरी लगती है बार बार दिल्ली दंगों पर बात करना। दिल्ली दंगों की अगर बात करें तो बीबीसी हिंदी की एक रिपोर्ट है, 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े 758 FIRs किए गए थे, जिसमें तकरीबन 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और बीबीसी ने अपनी जांच में पाया कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और जो दोषी पाए गए हैं। 80% से ज्यादा लोग बरी कर दिए गए या डिस्चार्ज कर दिए गए। अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि 2000 लोग जो गिरफ्तार हुए थे उसमें ज्यादातर मुसलमान थे। इनमें से ज्यादातर के ऊपर कोई केस साबित नहीं हुआ और एक के बाद एक उनको छोड़ा जा रहा है। अगर UAPA नहीं लगा होता तो अभी तक खालिद सैफी से लेकर उमर खालिद, जो लोग गिरफ्तार करके 5-5 साल तक रखे गए हैं, उनको भी छोड़ दिया गया होता। अगर सुप्रीम कोर्ट में न्याय होता है तो वो भी छूटेंगे। वो तो UAPA लगा के फंसा दिया गया कि जमानत देना ही मुश्किल हो जाए। ऐसे एक मामले में टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने जो कहा था वो मैं दोहराना चाहूंगा। कोर्ट ने कहा था कि जब इतिहास दिल्ली दंगों को देखेगा तो यह बात जरूर चुभेगी कि जांच एजेंसी ने सही तरीके से और आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके जांच नहीं की। यानी सीधी सी बात है कि दिल्ली दंगों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को फंसाने के लिए और उनको गिरफ्तार करने के लिए किया गया। और जब मामले कोर्ट में चले तो 2-4 साल में आराम से कोर्ट इन नतीजों पर पहुंच गया कि केस में कोई दम नहीं है। और जैसे मैंने नाम लेकर आपको बताया, ऐसे कितने ही लोगों को रिहा करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस की जांच गड़बड़ है, लोगों के खिलाफ सबूत नहीं है। जिस तरह से खालिद हुसैन बता रहे हैं कि मारा गया, पीटा गया, कहा गया कैसे भी गुनाह कबूल कर लो। क्यों किया गया ये सब? क्योंकि मुसलमान को फंसाना था किसी भी तरह अपने आका को खुश करने के लिए, और आपके पास कोई सबूत थे नहीं। कश्मीरी शाल बेचने आते हैं, उनको पकड़ के मारा जाता है। किसी हॉस्टल में कश्मीरी रह रहे हैं, उनके साथ बदतमीजी होती है, मारपीट होती है। किसी मस्जिद के सामने कभी गाना गाने लगते हैं, कभी किसी चर्च के सामने जाकर हनुमान चालीसा करने लगते हैं। ब्रिटेन के अखबार में आज खबर छपी है, सुबह मैंने बहुत डिटेल में बात की थी। ये हरकतें आप करेंगे तो देश की इमेज का क्या होगा और देश की इमेज दुनिया में कैसे बनेगी? और जब अपने देश में आप बयान देंगे, कपड़े देखकर पहचान लो, फलां ढिमका, लगातार मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच, ईसाइयों के खिलाफ हेट स्पीच, सिखों के खिलाफ हेट स्पीच जारी रखेंगे, तो फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी और मुल्क से सवाल पूछने का मतलब क्या रह जाएगा? और योगी जी, सवाल आपको पूछना है तो पूछिए नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से। नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि मेरा डंका दुनिया भर में बजता है, जिनके लोग कहते हैं कि उनका डंका दुनिया भर में बजता रहता है, उनसे पूछिए कि बगल के बांग्लादेश से सवाल क्यों नहीं पूछ पाते।
बगल के बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो हिंसा हो रही है उसको रोक क्यों नहीं पाते। वैसे योगी जी ने एक और बड़ी मजेदार बात कही थी। कुछ इस तरह की बात थी कि दो कार्टून हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में। मैंने सवाल यह पूछा था कि असम वाले को कैसे भूल गए। इस तरह की बातें करके अखिलेश यादव को वो सही साबित ना करें, जिन्होंने कहा था कि इतना भी ईमानदार नहीं होना चाहिए कि खुद स्वीकार कर लेना चाहिए। जब तक आप अपनी माइनॉरिटी को इज्जत और हक नहीं देंगे, किसी और मुल्क में माइनॉरिटीज के अधिकार पर सवाल उठाने का आपको कोई हक नहीं है। योगी जी, बेहतर हो कि अपने शासन पर ध्यान दीजिए, अपने यहां लोगों को न्याय देना सुनिश्चित कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।